हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है ट्विटर के शेयर होल्डर्स की। तो उन्होंने वोट किया है एलॉन मस्क को बेच दो भाई ट्विटर को। तो बेसिकली अभी वोटिंग हुई थी और देखा जा रहा था कि क्या वो सारे स्टेक होल्डर्स चाहते भी है कि एलॉन मस्क को ट्विटर जाए या फिर ना जाए। तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने ऐसा किया है। ऑल्दो 2 दिन की ओपनिंग थी, पहले दिन ही मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने डिसाइड कर दिया, जिससे एक तरह से डिसाइडिंग पोल आ गया कि लोग चाहते हैं कि ट्विटर बिक जाए, एलॉन मस्क के पास चला जाए। पर एलॉन मस्क ने कहा है कि भाई ट्विटर सही नहीं है, ट्विटर में बहुत सारे फेक यूजर्स हैं। कुछ टाइम पहले एलॉन मस्क ने एक और एलिगेशन लगाई थी, मतलब उनके लॉयर ने एक और एलिगेशन लगाई थी, जहां पे बोला था कि आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। जब भी अपने कंपनी को एक्वायर करते हैं तो आपको बताना होता है कि आपके डेटर्स कौन है, क्रेडिटर्स कौन है, किन से पैसा लेना है, किन को पैसा देना है, क्या केसेस चल रहे हैं आप पे, क्या क्या चल रहा है, वो सारी लीगल टर्म्स को लिखा जाता है और आपको डिस्क्लोज करना होता है। तो इन्होंने कहा कि भाई आपने जो विसल ब्लोअर को पैसे दिए हैं उसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम ट्विटर की बात करके चलते हैं तो ट्विटर ने इसके ऊपर बोला है जो हमने $7.75 मिलियन विसल ब्लोअर को दिए हैं वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अभी विसल ब्लोअर कौन होता है? विसल ब्लोअर मतलब पोल खोलने वाला बंदा, वो बंदा जिसने ट्विटर की पोल खोल दी। बेसिकली वो बंदा था, एक एम्प्लॉय था, ट्विटर में काम करता था, ट्विटर उन्होंने छोड़ा, उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी चीजें मार्केट में बताई। तो अभी हमने रिसेंटली देखा कि उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई ट्विटर के बारे में कि ट्विटर में जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके की चलती है, जो उनके एक्स सीईओ थे वो किस तरीके से एक्ट कर रहे थे जाने से पहले, और बहुत सारी इंटरनल चीजें भी बताई गई। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने भी कहा था कि भाई हम भी खरीदने वाले थे ट्विटर को, पर हमने नहीं खरीदा क्योंकि उसमें सब्सटेंशियल यूजर बेस फेक था। सब्सटेंशियल मतलब एक लेवल पे, उन्होंने कहा मेजॉरिटी नहीं पर अच्छा खासा फेक था। तो आपको क्या लगता है ट्विटर पे पहली चीज यूजर बेस फेक है या नहीं है? क्योंकि एज अ मार्केटर मैं जिस दुनिया में रहता हूं वहां तो बहुत ज्यादा परसेंटेज फेक है। मतलब हमको पता है कि ग्रोथ हैक के लिए लोग क्या क्या करते हैं। मतलब एक ही बंदा 20 अकाउंट 30 अकाउंट बनाता है और एक ही स्पेसिफिक हैशटैग पे ट्रेंड करवाने की कोशिश करता है। मतलब आप ट्रेंड को सेट कर सकते हो। ट्विटर की सबसे गंदी चीज यही है ना कि बहुत आसान है वहां पे ट्रेंड करना। तो कुछ भी चीजें बस आपको क्या करना है, एक ही हैशटैग एक ही स्पेसिफिक टाइम ब्रेक के अंदर हो जाए और काम हो जाएगा। तो क्या कर रखा है लोगों ने, बहुत बड़ी टीम बना रखी है, भज करके ट्रेंड कर देते हैं। अगली खबर इन्फोसिस की है। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को वार्न किया है मून लाइटिंग नहीं करने के लिए। मून लाइटिंग का मतलब क्या होता है? मून के अंदर काम करना। मतलब नॉर्मली ऐसा देखा गया कोविड के टाइम पे, खासकर लोगों ने दो दो जॉब्स पकड़ ली। मतलब एक जॉब एक बार कर रहे हैं फिर दूसरी जॉब कर रहे हैं। तो अभी कई लोगों के दिमाग में ये थॉट आ रहा था, जब मैंने पहले इसके बारे में बात करी थी तो कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई गलत क्या है, 8 घंटे एक कंपनी में काम कर लिया, 8 घंटे एक कंपनी में काम कर लिया, अब बंदे को ज्यादा कमाना तो वो कमा सकता है एज लॉन्ग एज दोनों कंपनीज के अंदर उसके परफॉर्मेंस में फर्क ना पड़े। पर असली में जो काम होता है, देखो सिंपल सी बात, एक बंदा एक कंपनी के अंदर 12-13 घंटे 14 घंटे काम कर सकता है क्योंकि वो एक ही माइंडसेट, एक ही प्रोजेक्ट, एक ही टाइप की चीजों के ऊपर काम कर रहा होता है। दो अलग अलग कंपनीज में अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग मैनेजमेंट होती है, अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो दोनों को हैंडल करना पहली बात तो मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज, वो लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा क्या करते हैं, हमारे साथ हुआ कोविड के अंदर, इसलिए बता रहा हूं कि वो काम करते हैं 10 घंटे दिन के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने मल्टीपल नौकरियां पकड़ रखी होती है। आपको कहते तो है कि हम 8 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं, पर 2 घंटे ही इफेक्टिवली आपके लिए काम करते हैं। तो आप कहते हो ठीक है भाई, घर के चक्कर में काम नहीं हो पा रहा होगा, इसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा होगा, ये नहीं हो पा रहा होगा। तो गलत चीज है। देखो मैं अपनी कंपनी की बात करके चलो, हमारी कंपनी में फ्रीलांसिंग अलाउड है। अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है उसके बाद अगर वो फ्रीलांसिंग काम करता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम थोड़ी सी मार्केटिंग टाइप कंपनियों में क्या होता है, टास्क बेस्ड काम होता है। हमने टास्क दे दिया, ये टास्क इस टाइम तक निपट जाना चाहिए, बात खत्म। पर टेक बेस के अंदर, क्रिएटिव के अंदर कई बार एक चीज को करने में ज्यादा टाइम लग सकता है। तो अगर आपने अपनी अटेंशन को डिवाइड कर दिया तो प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती है। तो इसलिए ये कंपनियां वार्न कर रही है। इसलिए शायद जब मैंने पिछली बार बोला था तो लोगों को समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने पूरा क्लैरिफाई किया ये मून लाइटिंग होती क्या और कैसे चल रहा है मून लाइटिंग का काम। तो आप मुझे बताओ आपके हिसाब से मून लाइटिंग अच्छी है या फिर नहीं है, करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मैंने कम्युनिटी के अंदर भी पोल डाला हुआ है, आप जाके वहां पे रिएक्ट कर सकते हो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमसे शेयर कर सकते हैं। और अगर हम एचसीएल की बात करके चलते हैं तो 350 एम्प्लॉइज को निकाल रहा है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की भी न्यूज है, आपको पता होगा, एमएसएन
तो उन लोगों का काम था मॉनिटर करना, क्यूरेट करना, एडिट करना, जो भी एमएसएन के ऊपर न्यूज आ रही है उन सबको, इंडिया, यूरोप और यूएस के अंदर। तो 2 साल से ऐसा काम चल रहा था। 2 साल पहले कोई और कंपनी काम करती थी, अब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है तो इनको मना कर दिया गया है। अब कहा जा रहा है कोई और कंपनी को हायर किया जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद अगर आप देखो माइक्रोसॉफ्ट स्विच करता रहता है, पर अगर आप उस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हो तो आप सैलरीड एम्प्लॉयड नहीं हो, आप प्रोजेक्ट बेस वाले हो, मतलब मैं कहूंगा ठेके पे हो, ठीक है, तो कभी भी निकाल सकते हो। तो इसलिए कंपनीज में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप ये प्रोजेक्ट बेस्ड काम पे ना करो, परमानेंट लग पाओ तो ज्यादा अच्छा है। पर बहुत सारी कंपनीज जो हम सुनते हैं वो हायरिंग इसी तरीके से ही कर रही है आज के टाइम पे। इससे वो भी रिस्की नहीं रहते कि अगर कल को कंपनी ने मना कर दिया तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधा वो ट्रांसफर उधर से उधर कर देंगे। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। पिछले 3 महीने पहले से अगर मैं खबर मान के चलूं तो इन्फ्लेशन हमको घटता हुआ दिखाई दे रहा था, पर अगस्त महीने का जो इन्फ्लेशन आया है वो हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 7% से ऊपर दिखाई दिया है। आरबीआई की जो रेट है, जो उनकी प्रेडिक्टेड रेट है, उससे ऊपर आया है, जो कि बहुत बुरी चीज है। बुरी चीज क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं इसकी वजह से। तो आरबीआई कहेगा कि जो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करने के लिए हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब महंगाई और बढ़ जाए, मतलब आपके अगर लोन चल रहे होंगे उन सबकी ईएमआई महंगी हो जाएगी, तो गलत चीज हो सकती है बहुत सारे लोगों से जिनके लोन चल रहे हैं। अगली खबर रिलायंस इंफ्रा और अडानी ग्रुप की है। तो अभी रिसेंटली रिलायंस इंफ्रा ने केस किया, कहा कि भाई आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसके चक्कर में आपको पैसे देने हैं। पर अगर हम अदानी ट्रांसमिशन की बात करके चले तो उन्होंने कहा है कि रिलायंस इंफ्रा का जो 500 करोड़ का आर्बिट्रेशन क्लेम है उसको हम करते हैं रिजेक्ट। तो कहा जा रहा है दिसंबर 2017 के अंदर कोई एग्रीमेंट के अंदर ब्रीच हुआ है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। जिनको नहीं पता, ये अनिल अंबानी वाला ग्रुप है। तो अनिल अंबानी वाले ग्रुप ने अपनी कंपनी का हिस्सा बेच दिया था अडानी ग्रुप को, अडानी ट्रांसमिशन को टू बी प्रिसाइजली। उसके बाद में वो काम कर रहे थे, पर अभी के टाइम पे उन्होंने कहा है भाई आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, पैसा निकालो। अगली खबर गोल्डमैन सैक्स की है। तो वो बहुत ज्यादा ले ऑफ करने वाले हैं, 1 से 5% वर्कफोर्स निकाल सकते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट से पूरा। तो रिपोर्ट्स ऐसा कह रही है, टाइम बताएगा कितने निकलते हैं, कितना होता है। बाकी मान के चले अगर स्टार्टअप विंटर शुरू हो चुका है और फंडिंग्स नहीं मिल रही है, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाता है, ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाती है, और अगर रिसेशन आ जाता है, अगर ये सब कुछ हो जाता है, तो एक बुरा सिचुएशन क्रिएट हो सकती है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, और उसकी वजह से और नुकसान हो सकता है। मतलब उनको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है उनके पास में एक बेटर ऑप्शन आ चुका है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट वाली चीजें, जो सेफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो, उनको वहां पे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल रहे होंगे, मतलब रिटर्न्स मिल रहे होंगे जो कि गारंटेड होंगे, तो वो वहां पे इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। इसके चक्कर में इकोसिस्टम में पैसा नहीं आएगा। इकोसिस्टम में अगर पैसा नहीं आएगा तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? कंपनियां प्रॉफिटेबल तो है नहीं, ले ऑफ्स होंगे, बहुत सारे लोगों को निकाला जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसा नहीं हो, सब तो यही चाहते हैं। क्योंकि हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने तो कई बार बोला है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई चांसेस नहीं है रिसेशन आने के, रिसेशन नहीं आएगा, 0 चांसेस है। पर इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। क्लियर कट बात यह है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश कर रहे हो। अगली खबर एक अच्छी खबर है, अब गूगल पिक्सल भी इंडिया के अंदर बनेगा। अभी रिसेंटली एप्पल ने भी अपना प्रोडक्शन यहाँ पे शिफ्ट किया है, अब पिक्सल भी यहाँ बनेगा। एक अच्छी चीज ये है कि अब पिक्सल के फोन भी सस्ते प्राइस में मिलेंगे, क्योंकि बहुत अनाप शनाप रेट में मिलता है पिक्सल। जो बाहर लॉन्च होता है और इंडिया में आते हुए इतना अनाप शनाप रेट हो जाता है जो कि सेंस नहीं बनाता। तो अगर इंडिया के अंदर बनेगा तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा बहुत बार मन करता है पिक्सल लेने का, फिर प्राइस डिफरेंस के चक्कर में वेट करता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तब तक कोई और फोन लॉन्च हो जाता है और वो पुराना हो चुका होता है, फिर मैं ड्रॉप कर रहा है, पिक्सल देखा रहा है, अभी क्या लेना। तो अभी पिक्सल 7 प्रो की बातें चल रही है, तो देखते हैं कब लॉन्च होता है, क्या होता है। तो मतलब गैप है ये बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग हैं जो पिक्सल लेना चाहते हैं, पर अभी पिक्सल उस प्राइस पे ऑफर ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनको बहुत ड्यूटी देनी पड़ती है। इंडिया के अंदर अगर वो असेंबली बना देंगे, जिनको नहीं पता, इंडिया के अंदर ये फोन असेंबल होते हैं, बनते नहीं है। इक्विपमेंट्स चाइना से ही आते हैं। कई लोग बोलते हैं भाई चाइना को सपोर्ट मत करो, आप जो भी फोन जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हो उसमें बहुत सारा पार्ट चाइना वाइना अलग अलग कंट्रीज से आ रहा है। तो इंडिया के अंदर असेंबल होते हैं, जिसके चक्कर में उनको टैक्सेस नहीं देने पड़ते, मतलब कुछ कम देने पड़ते हैं। और कहानी तो ये भी है, उनको सब्सिडीज भी बहुत ज्यादा मिलती है, इसलिए फैक्ट्री लगाते हैं। अगली खबर बाबा रामदेव की है। तो उनका जो ग्रुप है 4 आईपीओ निकाल सकता है।
अगर हम पतंजलि आयुर्वेद की बात करके चले, पतंजलि वेलफेयर की बात करके चले, पतंजलि मेडिसिन की बात करके चले और पतंजलि लाइफस्टाइल की बात करके चले, तो उन सब का निकल सकता है। पतंजलि फूड का 6% वो प्रमोटर डिल्यूट भी करेंगे आईपीओ के टाइम पे, तो अच्छी चीज है। अगली खबर अमेजॉन इंडिया के मार्केट प्लेस की है। तो अगर हम बात करके चले, उनका रेवेन्यू 30% बढ़ा है और उनके जो लॉसेस है वो भी हमको कम होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करके चले तो उनको 3649 करोड़ का लॉस हुआ, और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करके चले तो उस टाइम पे उनको 4748 करोड़ का लॉस हुआ था। और मजा ये है कि 30% रेवेन्यू में राइज आया है और लॉसेस घटे हैं, तो मतलब प्रॉफिट की डायरेक्शन में जाने की तरफ जा रहे हैं। अभी तक प्रॉफिट में नहीं है, पर सवाल ये है। अगली बार वेदांता ग्रुप की है। तो उन्होंने गुजरात को चुना है, जो फॉक्सकॉन के साथ में टाई अप करके वो प्लांट लगाने वाले हैं उसके लिए, क्योंकि उनको सब्सिडीज मिल रही है। बेसिकली उनको नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल सब्सिडी मिलेगी, जहां पे उनको सस्ती बिजली वगैरह वगैरह मिलेगी अपना सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने के लिए। तो ये $20 बिलियन से ऊपर का ज्वाइंट वेंचर है, और अगर ये लगेगी तो कितनी जॉब्स क्रिएट होगी, आप ये भी सोचो। अगली खबर इंडिया के एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स की है। तो वो 30% राइज आया उनके एक्सपोर्ट के अंदर। अगर हम पहले 4 महीने फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करके चले, जहां पे प्रोसेस फ्रूट और वेजिटेबल ने 51% ग्रोथ दिखाई है अप्रैल से जुलाई के पीरियड के अंदर। बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। पर अगर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी, तो फिर ये हमको ग्रोथ रेट कम भी दिख सकती है। और ग्रोथ की बहुत बात हो गई, पर इंडिया की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो स्लो हुई है। 4 महीने लो पे पहुंच गई है 2.4% के अंदर। जुलाई के महीने के अंदर, अगर मई के महीने के अंदर बात करके चले, 19.6% पे थी, बहुत बड़ी थी, और अभी घट गई है। तो इसका मतलब बहुत सारे नेगेटिव सिग्नल्स आ रहे हैं। नेगेटिव सिग्नल्स जैसे कि हमको इंडस्ट्रियल पे ये दिखाई दे रहा है, हमको इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, करेंसी हमको डिवैल्यू होती हुई दिखाई दे रही है, और हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर्स, मतलब जो भी फाइनेंशियल टोली है, आरबीआई और ये सारे के सारे, वो सब कह रहे हैं सब कंट्रोल के अंदर है। ग्लोबल ऐसा कहा जा रहा है कि रिसेशन आ सकता है। वॉर अभी तक नहीं रुकी है, ऑयल के प्राइसेस अभी तक कंट्रोल नहीं आया है। अभी रशिया ने यूरोप की सप्लाई के ऊपर वो दिक्कत भी चल रही है, गैस वाला, तो उसकी वजह से भी कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो अभी सब कुछ सही नहीं है। और जिनको ये बातें थोड़ी सी नई नई लगती है ना, यार ये चीजें क्या हो रही है क्या नहीं हो रहा, तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही बिजनेस न्यूज लाता रहता हूँ, डेली बहुत सारी बिजनेस के रिगार्डिंग अपडेट्स देता रहता हूँ। तो अगर आप देखते रहोगे तो आप बहुत अपडेटेड रहोगे, और अपने दोस्तों को भी इनको शेयर कर दिया करो वीडियोस को, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। अगली खबर अडानी रियलिटी की है। तो वो डीबी रियलिटी के साथ मर्जर कर सकता है। ये सबसे बड़ी डील होगी अगर हम बात करके चले। कहा जा रहा है 65,000 करोड़ से ऊपर के डीबी रियलिटी के प्रोजेक्ट्स है, तो बहुत बड़ा मर्जर डील हो सकता है अगर होता है तो। अभी एडवांस टॉक्स के अंदर है, मतलब बस होने ही वाला है। पर मैंने ऐसा देखा है, जब ये एडवांस टॉक्स वाली बात आए अडानी ग्रुप के साथ, तो मतलब वो हो चुका होता है। मैंने ऐसा देखा है, वो कभी कैंसिल होता हो मेरे को सुनाई नहीं दिया, बहुत रेयर हुआ होगा, पता नहीं, मेरे को याद नहीं। आज मेरे को 3-4 साल हो गए बिजनेस न्यूज बनाते हुए, तब तक तो मैंने नहीं देखा। और अगर मैं एलॉन मस्क की बात करके चलूं, तो उनकी भी अगर कोई खबर आती है कि ऐसा हो सकता है, रिपोर्ट्स के हिसाब से वो भी हो चुका होता है। तो अब ये देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, सच होता है या नहीं होता। अगली खबर नावी टेक्नोलॉजीज की है। सचिन बंसल जी की कंपनी, तो आईपीओ के लिए नॉट मिल गया है फाइनली सेबी से उनको। तो 3350 करोड़ रुपीस वो रेज करने वाले हैं अपने आईपीओ के अंदर, जिसमें से 2370 करोड़ रुपीस जो उनकी सब्सिडरी है जो एनबीएफसी में काम करती है उस पे जाएगा, और 150 करोड़ रुपया एनजीआईएल के ऊपर लगेगा, और बचा अमाउंट जो है वो जर्नल कॉर्पोरेट पर्पसेस के अंदर यूज होगा। तो अब देखते हैं क्या प्राइस आता है, कब निकालते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पहले तो कहा था कि सिचुएशंस मार्केट की अच्छी नहीं है, इस चक्कर में हम डिले कर रहे हैं। पर अब निकल सकता है जल्दी, नॉट मिल गई है तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसी के अंदर निकालना पड़ता है। और अगर हम आईपीओ की बात कर रहे हैं तो सेबी ने जो प्राइवेट इक्विटी और वीसी कंपनीज है, वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनीज है, उनसे कहा है कि भाई वैल्यूएशन का डेटा दो हमको, कैसे कंपनीज के वैल्यूएशन निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। क्योंकि अभी हमने देखा बहुत सारे स्टार्टअप्स के आईपीओ आए और बहुत बुरे पिटे, वैल्यूएशन बहुत बड़ी बबल टाइप्स थी, उसके बाद वो फुस हो गया क्योंकि कंपनी के कुछ भी नहीं डेटा पॉइंट्स थे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेबी को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ तो रूल्स रेगुलेशन निकालने चाहिए, क्योंकि हम लॉस मेकिंग बिजनेस के आईपीओ देखते हैं, और वो ऐसे बिजनेसेस है जो कि ऐसा लगता भी है कि बहुत सारे बिजनेसेस जो ऐसे लगते हैं कि शायद कभी प्रॉफिटेबल ही नहीं होंगे,
तो हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, मतलब लोग इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब रहा है क्योंकि लोगों को तो समझ है नहीं, लोगों को लगता है कि भाई मैं इस सर्विस को यूज करता हूं तो ये अच्छी होगी, चलो लगा देते हैं, और उसके पीछे की बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है क्या नहीं है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।